हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन हमने देखने को मिला था, आज हम इसका एक एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे हेल्थ क्राइसिस के करेक्शन बार बार आते हैं, जैसे कि हमने स्वाइन फ्लू के वक्त और इबोला के वक्त, निपा वायरस के वक्त हमने ऐसे करेक्शंस बहुत बार देखे थे। तो इस करेक्शन में भी हमें क्रैश से किस तरह से बचना है और अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो ये इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रैश से बचना और अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, यही हमारा इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट है। और ऐसे कई सारे करेक्शंस हम इसके स्टडीज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी करेक्शन का, जो हेल्थ क्राइसिस का एक करेक्शन होता है, उसको 3 स्टेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है, जैसे कि बिफ़ोर, यानी जैसे कि हम कोरोना वायरस के करेक्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो बिफ़ोर कोरोना वायरस क्या सिचुएशंस थी, उसके एक स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑन गोइंग कोरोना वायरस सिचुएशन, ऑन गोइंग यानी जो अभी जो स्टेज कोरोना वायरस की जो चल रही है, ऐसी सिचुएशंस को हमने कहा है ऑन गोइंग कोरोना वायरस कंडीशन। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन मिलने के बाद मार्केट के ऊपर किस तरह से इसका असर रहेगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो रहेगी आफ्टर कोरोना वायरस के करेक्शन। तो ये जो करेक्शन हो रहा था, ये फॉल हो रहा था, क्या इस फॉल को हम प्रेडिक्ट कर पाते थे? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। ऐसे करेक्शंस को हम बिल्कुल जान सकते थे। सब कुछ जो हो रहा था वो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। और ऐसे कौन कौन से सिग्नल्स थे जिसको हमने इग्नोर कर दिया और हम इस क्रैश में क्या कर लिया, हमने भी इस पार्टिसिपेट कर लिया। एक्चुअली मेरा भी यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है, पर लेकिन जो आने वाले हेल्थ क्राइसिस रहते हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि हेल्थ क्राइसिस बार बार आ रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस बार बार आ रहे हैं, तो इससे हमें बचना है और हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोरोना वायरस का ओरिजिन की समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस चाइना के वुहान के प्रांत में यहाँ पे इसके सबसे पहले केसेस को डिटेक्ट किया गया था, वो भी दिसंबर में और जनवरी में। और धीरे धीरे ये वायरस वहाँ पे कंट्रोल में नहीं आया, वहाँ पे लोगों की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई, यहाँ तक कि मौतें भी वहाँ पे हो चुकी थी। और ये धीरे धीरे ये वायरस चाइना की एक नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे भी इसके केसेस धीरे धीरे पाए गए थे। तो ये वायरस कंट्रोल चाइना में ना रहते हुए वो बाकी कंट्रीज़ में भी फैल चुका था। और यही हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। एक चाइना में ना रहते हुए वो बाकी धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इसके केसेस पाए गए थे। और यही सबसे पहले अलार्मिंग सिचुएशन थी। यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए था, अलर्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये था पहला सिग्नल जो हमें चाइना से मिला था, और बाकी कंट्रीज़ में भी ये वायरस के केसेस पाए गए थे। तो अगर हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन कैसी थी दिसंबर में या जनवरी में, अगर हम ग्लोबल मार्केट के अगर हम स्टडीज़ करते हैं, तो देखा जाता है कि निफ्टी हो चुका, नैस्डैक हो चुका, काफ़ी ऊपर पे ट्रेड हो रहा था। निफ्टी तो 12,200 के ऊपर वहाँ पे जनवरीज़ में क्या हुआ था, ट्रेड होता, नैस्डैक भी काफ़ी हाई चल रहा था। तो ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी चाइनाज़ की मार्केट के ऊपर बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे थे। और इसी समय एफआईज़ ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और उन्हें काफ़ी सारे शेयर्स को शॉर्ट करके रखा। और उन्होंने शॉर्ट करने की वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा, जो मार्च में हमने क्रैश देखा था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा वहाँ पे कमाया। तो ये था दिसंबर और जनवरी के ग्लोबल मार्केट का। तो सबसे पहले सिग्नल अगर हमें मिलता है वो हमारी मीडिया न्यूज़। किसी भी देश की जो मीडिया होती है, ऐसे हेल्थ क्राइसिस की वजह से जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उसको रिपोर्टिंग करना या कवर करना स्टार्ट होती है। ये हमारे लिए सबसे पहला सिग्नल होता है कि मीडिया उसके केस, कोरोना वायरस के जो पेशेंट भारत में मिल रहे थे उसको रिपोर्ट करना या कवर करना स्टार्ट कर दिए। ये हमारे लिए होता है पहला सिग्नल। जैसे 29 जनवरी को इंडिया में
पहला कोविड का पेशेंट हमें मिल चुका था। तो ये सिग्नल, इसके रिपोर्ट्स मीडियाज़ में आना स्टार्ट हो चुके थे। तो हमारे लिए था ये पहला सिग्नल, क्योंकि अभी तक भी किसी भी तरह का वैक्सीन का डेवलपमेंट, किसी भी तरह की एक जैसे एक प्रिवेंशन या फिर इस वायरस को कंट्रोल में ला सके ऐसी कोई भी दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये था हमारे लिए पहला सिग्नल, मीडिया रिपोर्ट्स। अगर मीडिया इसके बारे में रिपोर्ट करती है तो हमें तुरंत अलर्ट होना चाहिए। आने वाले दिनों में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है, ये हमें बताती है। ये दिस इज़ आवर फर्स्ट सिग्नल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जैसे कि आगे चलकर हमें एक और सिग्नल मिला था, उसे भी हमने इग्नोर कर दिया था, और वो सिग्नल मिला था हमें 11 मार्च को। कैसे होता है, कोई भी हेल्थ क्राइसिस के एक लेवल्स क्या करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है। अगर वो किसी रीजन में पाया जाता है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है, और वो अगर वहीं पे अगर कंट्रोल में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेकिन 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। ये चाइना से निकलकर वायरस साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे कई सारे देशों में फैल चुका था। वहाँ पे भी मौतें हो चुकी थी। इटली में तो हमने देखा है कि क्या मंजर था, कैसे तबाही इस वायरस ने की थी। तो ये था हमारे लिए दूसरा सिग्नल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जो स्टेटस था या इसका एक लेवल था एपिडेमिक से पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। और वैक्सीन की डेवलपमेंट 3 महीने के बाद यानी दिसंबर में इस वायरस का फाइंड आउट करने के बाद भी हमें कोई वैक्सीन के ऊपर न्यूज़ भी नहीं मिली थी। ये था हमारे लिए दूसरा सिग्नल, ठीक है, जिसको हमने क्या किया था, इग्नोर किया था। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मार्केट क्रैश होने वाला था तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सिग्नल्स को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैंने क्या मैं जैसे कि मेरे पास भी कुछ शेयर्स इक्विटीज़ में थे, तो मैंने उस शेयर्स को क्या किया था, सेल किया था। क्योंकि मैंने जो मेरा जो ट्रेडिंग था, मैंने कुछ 1 साल ही हुआ था मैंने स्टार्ट किया था, और कुछ ये जो था करेक्शन, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा करेक्शन रहा मेरे ट्रेडिंग। जैसे कि 1 साल में मैंने जो करेक्शन देखा था उसमें से सबसे बड़ा करेक्शन था। यहाँ तक कि 2008 के बाद जो रिसेशन आया था उसके बाद का ये सबसे बड़ा एक करेक्शन मार्केट ने देखा था। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप अगर कई सालों से अगर इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से और कंडीशंस के देख कर लीजिए। मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने इक्विटीज़ को मैंने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। उसके बाद कोई भी हेल्थ क्राइसिस अगर मार्केट में जब आता है, जैसे इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से मार्केट में करेक्शन देखा था, निपा वायरस की वजह से जो करेक्शन हमने देखा था, वो एक करेक्शन पीरियोडिकली अगर देखा जाए तो हर 3 साल या 5 साल के बाद ऐसे करेक्शन बिल्कुल आता है मार्केट में। पर लेकिन इस मार्केट में जो करेक्शन लाता है तो लगभग 10% का करेक्शन मार्केट के ऊपर होता है। पर लेकिन इसका एक ओरिजिन ये देखना पड़ता है कि कौन से कंट्री से इसका एक ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वायरस या एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्प्रेड होते कहाँ से, कौन से कंट्रीज़ में इसके थ्रेट्स ज़्यादा है, क्या है, उसके हिसाब से ये करेक्शन 10% से लेके 20% के करेक्शंस दिखाई देते। उसके बाद तो मार्च के बाद में तो हमने बहुत ख़तरनाक सेल ऑफ हमने देखा था, और वो सेल ऑफ इतना डेंजरस था कि एक ही महीने में मार्केट 20%, 30%, 40% तक करेक्ट हो चुके थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी। मार्च में देखा जाए तो हर एक कंट्रीज़ में इस वायरस के केसेस, कोरोना वायरस के केसेस पाए गए थे। और चाइना में भी दिसंबर जनवरी में लॉकडाउन था, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी हमने जनता कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया था। और 23 मार्च को हम भी क्या कर दिए थे, लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। अगर लॉकडाउन होता है तो ये सबसे डेंजरस सिग्नल होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए एंड ग्लोबल मार्केट के लिए।
तो लॉकडाउन डिक्लेयर हो चुका था। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि चाइना ने इस वायरस से किस तरह से फेस किया था, उन्होंने इस सिचुएशंस को किस तरह से बाहर आए थे, वही प्रोटोकॉल देखा जाए तो बाकी सब कंट्रीज़ ने फॉलो किए थे। पहले चाइना में इसके केसेस पाए गए थे, चाइना ने वहाँ पे लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। 2 महीने तक 3 महीने तक वुहान कम्प्लीटली शट डाउन था। उसी तरह का जो सिग्नल थे बाकी कंट्रीज़ में भी अप्लाई किए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट तो में भी इस वायरस ने तबाही मचाई दी थी और मार्च में यूएस मार्केट जो थी वो क्रैश हमें देखने को मिला था। अगर यूएस मार्केट क्रैश होती है तो दुनिया की इकोनॉमीज़ के ऊपर इसका असर होता है और वैसा ही क्रैश हमें हर एक कंट्रीज़ में देखने को मिला था। यूएस में लोअर सर्किट लगे तो इंडिया में भी हमें लोअर सर्किट, मार्च में हमने 2 बार लोअर सर्किट हमने देखा था और यही एक लोअर सर्किट जो मार्च में जो लगे थे यही एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ थी। और देखा जाए तो वुहान के बाद, चाइना के बाद यूएस सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में थी। उसके बाद यहाँ से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट हमें स्टार्ट होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो इकोनॉमीज़ के ऊपर काफ़ी असर होने लगता है और इकोनॉमीज़ के ऊपर काफ़ी जैसे कि खतरे के बादल मंडरा रहे थे। तो देखिए दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स वहाँ के जो देश की होती है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे कि यूएस फेड ने जैसे स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किए, उसी तरह के स्टिमुलस पैकेज देश के हर एक कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने क्या किए थे, डिक्लेयर किए थे, ताकि इकोनॉमीज़ को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए। तो सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे एक स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करती है और उसकी वजह से मार्केट के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और इकोनॉमीज़ को प्रोटेक्ट करती है हर उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। उसके वजह से जैसे कि इंटरेस्ट रेट होती है, जैसे कि कंपनी क्या करती है, बैंकों के पास से लोन लेती है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है तो वो क्या करती है, सबसे पहले उसको कम किया जाता है। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है। तो ये काम सेंट्रल बैंक करती है। मार्च, अप्रैल और मई में हमने देखा था यूएस गवर्नमेंट, फ्रांस, जर्मनी, यूके, उन्होंने अपने 10% जीडीपी के जैसे स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर किए थे। कम से कम यूएस ने 2 या 3 ऐसे स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करके इकोनॉमीज़ को प्रोटेक्ट किया था। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि जो लार्ज कैप स्टॉक है वहाँ पे काफ़ी सस्ते दामों पे हमें मिल रहे थे। 30% 40% नीचे उनकी इतनी गिरावट हो चुकी थी। तो लार्ज कैप स्टॉक हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए थे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा था, फेसबुक हो चुका था, उसके बाद अबू धाबी के जैसे 2-4 इन्वेस्टमेंट फर्म है, सिंगापुर का एक इन्वेस्टमेंट फर्म से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में क्या की थी, बढ़ाई थी। और यही होता है एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का अप्रोच, यानी उस स्टॉक्स में निवेश करते हो तो 30% और 40% के रिटर्न अगर डिस्काउंट पे मिलते हैं तो वो स्टॉक आगे चलकर काफ़ी अच्छा एक रिटर्न हमें देता है। तो इस तरह से लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स को हमारे पास होल्ड करना चाहिए या ख़रीदना चाहिए ऐसे क्रैश में। तो ये क्रैश कब जाकर ख़त्म होगा, जैसे वैक्सीन बाज़ार में आएगी ये क्रैश ख़त्म होगा और इसका एक नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thanks for watching my video and next video on the crude oil price analysis. Thank you.